फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टी एजुकेशन कॉर्नर। ये सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी व्हाट इज़ फेडरलिज्म एंड उसके कुछ की फीचर्स के बारे में। इसके बाद हमने पढ़ा कि हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्यों कहते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी हम फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फेडरलिज्म की सक्सेस के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न। यानी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस फॉर फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। लेकिन स्टूडेंट ये सफिशिएंट नहीं है, साथ में हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए जिसकी वजह से फेडरलिज्म सक्सेसफुल होता है। इंडिया में अभी तक फेडरलिज्म सक्सेसफुल है, इसके पीछे हमारा क्या रीज़न था? वो था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का नेचर। यानी कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसी की वजह से हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो सक्सेसफुल रहा है। तो आइए देखते हैं कि हमारे इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने ऐसे क्या चैलेंजेस फेस किए जिसकी वजह से फेडरलिज्म इंडिया में अभी तक सक्सेसफुल रहा है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन पॉलिटिक्स। स्टूडेंट, इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे पहला जो चैलेंज था वो था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट का फॉर्मेशन। दिस मेड इंडिया मोर यूनाइटेड, और इसने इंडिया को बहुत ज़्यादा यूनाइटेड कर दिया। स्टूडेंट, 1947 से लेकर अब तक इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स फॉर्म हुए। कुछ स्टेट मैनेज भी हुए, नेम्स, एरियाज और बाउंड्रीज चेंज होती गई। 1947 में स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर फॉर्म किया गया, और लैंग्वेज के बेस पर फॉर्म होने वाला जो आंध्र प्रदेश था वो हमारा पहला स्टेट बना। स्टूडेंट, उस टाइम ये इसलिए किया गया कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर रह सकें, और हर स्टेट को लैंग्वेज के बेस पर डिवाइड नहीं किया गया था। कुछ स्टेट को उनकी ज्योग्राफी या उनके कल्चर के बेस पर भी डिवाइड किया गया था। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, और इसके एग्जाम्पल में हम झारखंड और हम उत्तराखंड देख सकते हैं। ये दोनों ही उनके कल्चर और उनकी ज्योग्राफी के बेस पर डिवाइड किए गए थे। हमारी कंट्री के लीडर्स को ये डर था कि इससे हमारा कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। पर स्टूडेंट्स, अभी तक एक्सपीरियंस से हमें ये पता लगता है कि लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट की फॉर्मेशन से हमारा कंट्री और भी यूनाइटेड हो गया है, और तो और हमारे कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी हो गई है। तो स्टूडेंट, ये था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का पहला चैलेंज जो हमने देख लिया है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं सेकंड चैलेंज की। सेकंड चैलेंज जो हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक ने अगर देखें तो फेस किया, वो ये था कि लैंग्वेज पॉलिसी। यानी कि लैंग्वेज पॉलिसी वॉज अ मेजर चैलेंज। हिंदी वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब लैंग्वेज पॉलिसी में क्या था? इंडिया में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, पर नेशनल लैंग्वेज किसी को नहीं बनाया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। देखिए, हिंदी को, हिंदी वॉज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट नेशनल अगर हम देखें लैंग्वेज तो हमारी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 21 अदर लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया, और इनको कहा जाता है शेड्यूल लैंग्वेज। इंडिया में श्रीलंका जैसा सिविल वॉर नहीं हुआ, पावर इक्वली भी शेयर की गई, और हर लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज्ड किया गया। तो स्टूडेंट, ये था सेकंड चैलेंज। स्टूडेंट, चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट रिलेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, रिलेशन की अगर हम बात करें तो 1947 से इंडिया में एक ही पार्टी मेजॉरिटी में रही। अब वो कौन सी पार्टी थी? वो थी हमारी स्टूडेंट कांग्रेस पार्टी। स्टेट गवर्नमेंट में भी यही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यही थी। स्टूडेंट, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को कभी कभार अंडरमाइन भी कर देती है। बट स्टूडेंट, ये तो फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म 1947 के बाद स्ट्रॉन्ग मतलब नहीं था ज़्यादा। 1947 के बाद कुछ टाइम तक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन 1989 में यहाँ आप देख पा रहे होंगे
फर्स्ट में मैंने लिखा भी है, आफ्टर 1947 इंडिया हैड अ सेम रूलिंग पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कौन सी पार्टी थी वो? कांग्रेस पार्टी, बता दिया। सम टाइम द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वर अंडरमाइन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी वाली सिचुएशन में जो मैंने अभी आपको बताई, जब कोई एक पार्टी लॉन्ग टाइम तक काम करे तो क्या होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की पावर को सम टाइम अंडरमाइन भी कर देती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1947 के बाद इंडिया में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन थे या फेडरलिज्म था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था। बट आफ्टर 1989 ड्यू टू मल्टी पार्टी सिस्टम कोलिशन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड, यानी 1989 में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई और मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से उस टाइम ये चीज़ बंद हो गई और फेडरलिज्म इंडिया में मजबूत होने लगा। यानी जो एक ही पार्टी इतने लॉन्ग टाइम से काम कर रही थी या जीत रही थी, कंटिन्यू गवर्नमेंट बना रही थी, वो ख़त्म हो गया और कोलिशन यानी मिली जुली सरकार या गठबंधन की सरकार बनी और मल्टी पार्टी सिस्टम से ये सारी चीज़ें बंद हो गई और फेडरलिज्म इंडिया में बहुत ज़्यादा मजबूत होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इंडिया में पहले स्ट्रॉन्ग नहीं था, पर 1989 में कोलिशन गवर्नमेंट के आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और इन्हीं तमाम चीज़ों ने स्टूडेंट इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री बना दिया। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है स्टूडेंट, पहले ये देख लेते हैं। स्टूडेंट व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जब पावर क्या की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ली जाए एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट को दी जाए, इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट लेक्चर 1 में हमने फेडरलिज्म के कुछ की फीचर के बारे में बात की थी, जिसमें सबसे पहला फीचर था कि गवर्नमेंट के 2 या उससे ज़्यादा लेवल होते हैं। तो स्टूडेंट इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, यानी बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंट्री है। इंडिया में 2 लेवल की गवर्नमेंट इंडिया को रन करने के लिए, या इंडिया की गवर्नमेंट जो उस टाइम 2 लेवल की थी वो इंडिया को, पूरे इंडिया को रन करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी या वो उसको रन नहीं कर सकती थी। तो इसलिए 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी ऐड किया गया। स्टूडेंट इंडिया में कुछ स्टेट तो यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़े हैं। अगर हम पॉपुलेशन के टर्म में देखें तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन रशिया से ज़्यादा है। तो स्टूडेंट जो हमारी स्टेट हैं वो इतने ज़्यादा इंटरनली डाइवर्स हैं, जिसकी वजह से हमें एक 3rd टाइप की गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करे। उसको हमने नाम दिया लोकल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट वो प्रोसेस जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ पावर को लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए, उस प्रोसेस को हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे सबसे बड़ा मोटिव था कि जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं और जितने भी इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर लोकल लेवल पर ही सेटल हो जाएं। काफ़ी टाइम तक ये इफ़ेक्टिव नहीं रहा स्टूडेंट, पर लोकल गवर्नमेंट पावरफुल भी नहीं थी ज़्यादा बहुत लंबे टाइम तक, और ना ही इनके रेगुलरली इंटरवल पर इलेक्शंस होते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे चेंजेस लिए गए जिससे इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। स्टूडेंट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, तो मैंने अभी आपको बिल्कुल बताया कि इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है। एक वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन थ्रू 2 टायर्स ओनली, यानी 2 टायर की गवर्नमेंट से इंडिया को रन नहीं किया जा सकता। मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर वेरी डाइवर्स इंटरनली अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। दिस रिजल्टेड इन 3rd टायर ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज़ क्या कहते हैं हम उसको, दैट इज़ कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स लोकल गवर्नमेंट वॉज नॉट सो इफेक्टिव क्यों नहीं थी वो मैंने आपको रीजंस भी बताया कि इसमें रेगुलरली इंटरवल पर इलेक्शंस नहीं होते थे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी। लेकिन 1992 में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, कुछ एक्ट लाए गए, कुछ स्टेप्स लिए गए, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव और पावरफुल हो गई। अब वो चेंजेस 1992 में कौन कौन से थे जो लिए गए और चेंजेस किए गए लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल इफेक्टिव बनाने के लिए, वो कौन कौन से थे वो अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट उसमें फर्स्ट जो स्टेप था, इट इज़ मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़, यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में जो इलेक्शंस हैं वो रेगुलरली हेल्ड किए जाएंगे, ये कंपलसरी कर दिया गया।
सेकेंड स्टेप स्टूडेंट ये था कि सम सीट्स वर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ सीट्स को जो है वो रिजर्व कर दिया गया। और थर्ड स्टेप ये लिया गया 1/3 ऑफ द सीट्स वर रिजर्व फॉर वुमेन, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से 1/3 नंबर ऑफ सीट्स जो है वो किसके लिए रिजर्व कर दी गई, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड कर दी गई। इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन एवरी स्टेट में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो फॉर्म्ड किया गया, जिसका काम क्या था, टू कंडक्ट लोकल बॉडीज इलेक्शन, लोकल बॉडी के इलेक्शन को कंडक्ट करवाना इसका काम था। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू शेयर सम ऑफ इट्स पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। इसके अलावा लास्ट स्टेप जो लिया गया वो ये था कि स्टेट गवर्नमेंट वाज रिक्वायर्ड टू शेयर सम इट्स पावर, अपनी कुछ पावर को शेयर करेगी लोकल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट, और साथ ही अपने रेवेन्यू को भी लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगी। तो ये सारे स्टेप्स स्टूडेंट लिए गए, जिसकी वजह से लोकल गवर्नमेंट आज की डेट में बहुत ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव बन चुकी है। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। तो स्टूडेंट एवरी विलेज में एक ग्राम पंचायत होती है जिसमें कुछ मेंबर होते हैं, और ये जो मेंबर हैं इन्हें हम पंच कहते हैं, और इन मेंबर्स का जो हेड होता है उसको हम सरपंच कहते हैं। ओके स्टूडेंट, पंच एंड सरपंच, ठीक है, जो मेंबर का हेड होता है उनको हम सरपंच कहते हैं। कुछ ग्राम पंचायत को मिलाकर क्या बनती है स्टूडेंट, पंचायत समिति बनती है। पंचायतों को मिलाकर क्या बनती है, पंचायत समिति बनती है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है, और एक डिस्ट्रिक्ट में सारी पंचायत समिति को मिलाकर बनता है जिला परिषद। ध्यान रखिएगा, एक डिस्ट्रिक्ट की सारी पंचायत समिति को मिलाकर क्या बनता है, जिला परिषद। और स्टूडेंट जो हेड होता है जिला परिषद का उसको हम चेयरमैन कहते हैं या फिर मेयर भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ही एक्सरसाइज द पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, यानी कि वो सारी लोकल गवर्नमेंट की पावर को एक्सेस करता है। तो स्टूडेंट ये था स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। हियर द चैप्टर एंड। इफ दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and if you are new on my channel then subscribe the channel, and